सभी साथियों को नमस्कार, सभी को राधे राधे। मैं प्रद्योत गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। प्रद्योत गुरुकुल आपकी सफलता के लिए लगातार प्रयासरत ऐसा संस्थान, ऐसी ऑनलाइन क्लासेस देने वाला ऐसा एक प्लेटफॉर्म जो आपकी सफलता के लिए लगातार कार्य कर रहा है। तो आप सब इस संस्था से जुड़े हुए हैं, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और जुड़कर आप अपने लक्ष्य तक बढ़ते जा रहे हैं और लक्ष्य की प्राप्ति की तैयारी लगातार करते जा रहे हैं और आप बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं। हम स्वस्थ हैं और आप सबकी स्वस्थता की कामना करते हैं और हमें ऐसा विश्वास है कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले हैं। जैसे ही एग्ज़ाम होगा और आप सफलता के परचम गाड़ देंगे तो परचम लहरा देंगे सफलता के, जहाँ भी आप पहुंचना चाह रहे हैं पहुंच जाएंगे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं और जो छोटे भाई बहन हैं उन्हें आशीर्वाद, बड़े हैं तो उन्हें तो भाई ऊपर वाला आपको आशीर्वाद दे, आपको सफलता दे। चलिए भाई, हम लोग आजकल कहानी पढ़ रहे हैं और कहानी का विशेष अध्ययन कर रहे हैं और कहानी विधा से बहुत अधिक प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। कोई भी परीक्षा हो, जहाँ हिंदी साहित्य की परीक्षा हो रही है वहाँ कहानी से बहुत प्रश्न आते हैं। तो कहानी का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं, कहानी की प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं और जो प्रश्नोत्तरी आपको बहुत पसंद भी आ रही हैं और आपको बहुत अच्छे प्रश्न लग रहे हैं। ठीक है, तो आज फिर हम कहानी की प्रश्नोत्तरी जहाँ कल हमने हल की थी उससे आगे के प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके लिए बेहद खास और बेहद परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलो अब हम सीधे चलते हैं। कल हम लोगों ने 30 प्रश्न हल कर लिए थे। इनमें से कौन सा प्रगतिवादी कथाकार है, तो इसमें यशपाल प्रगतिवादी कथाकार है, ये हमने पढ़ लिया था। तो वहीं से आगे हम चलेंगे आज कल वाले प्रश्न से आगे। ये है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। पर्दा कहानी, आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये पर्दा कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। और पर्दा कहानी के लेखक कौन है आप शीघ्रता से बताते चलें। भीष्म साहनी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा या मोहन राकेश, कौन है इनमें से? ठीक है, पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहेंगे और हम भी उत्तर देंगे, आप भी उत्तर देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। समय कम खर्च हो और प्रश्न ज़्यादा हो ऐसी कोशिश करेंगे। तो भीष्म साहनी नहीं, यशपाल नहीं, ठीक है, मोहन राकेश नहीं। तो अब कौन हो, अब कौन बचे? जब ये पर्दा कहानी के लेखक हम पढ़ रहे हैं तो ये पर्दा कहानी के लेखक भीष्म साहनी नहीं, भगवती चरण वर्मा नहीं और मोहन राकेश नहीं। ये 3 जब नहीं है तो अब हाँ वाला कौन सा होगा? हाँ वाला बताइए। हाँ वाला तो फिर एक ही बचा, यशपाल। ठीक है, यशपाल की कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। ठीक है, तो यशपाल की बहुत महत्वपूर्ण कहानी कौन सी है? पर्दा। बी विकल्प सही होगा 31वें प्रश्न का। ठीक है, कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा 31वें प्रश्न का। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल। चलो भाई, अब देखते हैं अगला प्रश्न, 32वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अब 32वां प्रश्न देखते हैं। बैक हो गया, हिंदी साहित्य स्पेशल 32वां प्रश्न। ठीक है, 31वां ये हो गया, ये है 32वां प्रश्न। चलो भाई, शीघ्रता से उत्तर दो बिना किसी देर के। अगला है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन यशपाल का नहीं है? यशपाल का नहीं है। वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ानें, कौन सा यशपाल का नहीं है वो बताना है। पिंजड़े की उड़ानें, फूलों का कुर्ता, विपथगा। ए, बी, सी या डी। बहुत शानदार, आप प्रश्नों के उत्तर देते रहिए। ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे।
ऐसे ही प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसमें ए बी सी या डी कौन सा विकल्प सही है आपके अनुसार? ठीक, तो विपथका किनकी है? विपथका इनकी नहीं है भाई, ये इनका है, ये भी इनका है, ये भी इनका है, अर्थात ये तीनों संकलन यशपाल जी के हैं। ठीक, विपथका नहीं है इनका, डी विकल्प सही हो जाएगा। अब विपथका बहुत महत्वपूर्ण कहानी संकलन है और किसका है ये आपको पता होना चाहिए, और पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। चलो भाई अब हम चलते हैं 33वां प्रश्न, खितीन बाबू। ये उस दिन प्रश्न भी हमने हल किया था। खितीन बाबू कहानी के लेखक कौन है? तो पहला ही विकल्प सही है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्जे। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्जे खितीन बाबू के लेखक हैं। ठीक है, चलो ये महत्वपूर्ण कहानी है, कोई बात नहीं, दोबारा आई, समय हमने कम लिया है। खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन है? ये बताओ, खच्चर और आदमी बहुत महत्वपूर्ण। खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी, यशपाल, अजय और कमलेश्वर। बताओ खच्चर और आदमी। तो भाई खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन है? यशपाल। और याद कैसे रखोगे? यशपाल की महत्वपूर्ण कहानी है। यशपाल जी बहुत स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए कहानीकार हैं, लेखक हैं, और जेल में भी रहे थे। तो भाई उन्होंने वहाँ पर बस जेल में दो ही चीज़ें देखी, एक तो खच्चर बन के आदमी काम करते थे, खच्चर और आदमी। ठीक है, तो ये इन्होंने देखा, वो इन्होंने लिखा, यशपाल जी। ठीक है, अगला चलिए 35वां प्रश्न। शीघ्रता के साथ हम बढ़ेंगे, अधिक संख्या में प्रश्न हल कर लें। इनमें से कौन सा कहानी संकलन अजय का नहीं है? ठीक है, अजय, इनका पूरा नाम भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपको पता होगा पूरा नाम, कोई बात नहीं। सच्चिदानंद, ठीक है, हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, क्या है? वात्स्यायन। ठीक है, इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय। अब इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी रचना पर मिला है और किस वर्ष मिला है? ठीक है, ये कमेंट करके आप बताएं, ज्ञानपीठ पुरस्कार अजय जी को कौन सी रचना पर मिला है और कब मिला है? तो विपथका, कोठरी की बात, जयदोल, ये तीनों अजय की हैं। ठीक है, ये तीनों कहानी संकलन अजय के हैं। नहीं पूछा गया है तो नहीं कौन सा? खंडहर की आत्माएं। ठीक है, नहीं को हम विशेष रूप से नोट रखेंगे। नहीं, जयदोल, ये देखो विपथका अजय की है, कोठरी की बात अजय की है। कोठरी की बात अज्ञेय होती है, किसी को नहीं पता होती है। ठीक है, विपथका और जयदोल ये तीनों अजय की हैं, और ये डी विकल्प सही हो जाएगा, खंडहर की आत्माएं। यदि आपको पता है खंडहर की आत्माएं किनका कहानी संकलन है, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में इसे लिखें। ठीक है, आप अपनी जानकारी भी शेयर करते रहें, पता लगे कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको भी तो कुछ करना है, होमवर्क। आपको भी तो चौथे विवाह की पत्नी, यहाँ तक चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है? बताओ भाई। पहले विवाह, दूसरा विवाह, एक विवाह की पत्नी तो आदमी पे जलती नहीं, ये बता रहे हैं चौथे विवाह की पत्नी। ठीक है, तो जैनेन्द्र, अजय, यशपाल, इलाचंद्र जोशी। 36वां, बताओ, बहुत शानदार प्रश्न है। चौथे विवाह की पत्नी, इस कहानी के कहानीकार कौन है, रचनाकार कौन है? बताओ, बहुत शानदार है। ए, बी, सी या डी? तो चौथे विवाह की इलाचंद्र जोशी। ठीक है, जोशी, चौथे विवाह की पत्नी इलाचंद्र जोशी। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छी कहानी है। किसकी रचना है ये? इलाचंद्र जोशी की। डी विकल्प सही है, चौथे विवाह की पत्नी। ये ज्यादा ही जोशी है, इसलिए इन्होंने चौथे विवाह की पत्नी कहानी लिखी है। चलो भाई, अगला है, किस कहानीकार की कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री प्रतीत होती हैं? कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, किस कहानीकार की कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री प्रतीत होती हैं? बताओ, कौन सा कहानीकार है जिसकी कहानियां केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं? ए, बी, सी या डी? जैनेन्द्र, अजय, यशपाल, इलाचंद्र जोशी। केस हिस्ट्री जानते हो किसे कहते हैं? केस हिस्ट्री
ठीक है, बताओ किसे कहते हैं केस हिस्ट्री। तो इनकी कहानियां हैं केस हिस्ट्री। ये मनोविज्ञान में आपने पढ़ा होगा, मनोविज्ञान में पढ़ा होगा केस हिस्ट्री। बताओ ठीक है क्या होता है ये केस हिस्ट्री, ये बताओ। और ये बताओ ये किनकी है, इलाचंद जोशी की है। मतलब केस हिस्ट्री प्रतीत होने वाली कहानियां। चलो 37वां हो गया। अब चलते हैं 38वें प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न, इनमें से कौन सा कहानी संकलन इलाचंद जोशी का नहीं है, का नहीं पूछा है। ठीक है, यहाँ नहीं आना चाहिए, का नहीं है। बताओ। डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति, खंडहर की आत्माएं, शरणार्थी। बताओ कौन सा नहीं है। इसका मतलब 3 है, इसका मतलब 3 है। और कौन सा नहीं है ये बताओ। कौन सा कहानी संकलन इलाचंद जोशी का नहीं है। अब देखो, डायरी के नीरस पृष्ठ ये इलाचंद जोशी का कहानी संकलन है। आहुति ये भी इलाचंद जोशी का है। ठीक है, और खंडहर की आत्माएं ये भी है। शरणार्थी नहीं है। और शरणार्थी बहुत महत्वपूर्ण कहानी संकलन है। किनका है ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये तीनों किनके हैं, इलाचंद जोशी के। ठीक है, इलाचंद जोशी याद रखेंगे। खंडहर की आत्माएं अभी पूछा था, आ गया। चलो भाई, तो 38वां प्रश्न डी विकल्प सही है। और बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है, परीक्षा में आने वाले प्रश्न है और बहुत बढ़िया संकलन है। ठीक है, काम, भावना एवं यौन समस्याओं पर कहानियां लिखने वाले कहानीकार का क्या नाम है। काम, भावना बताओ, और यौन समस्याओं पर कहानियां लिखने वाले कहानीकार कौन से हैं। इलाचंद जोशी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, आर.सी. प्रसाद सेन, भगवती चरण वर्मा। बताओ कौन है काम भावना पर लिखने वाले और यौन समस्याओं पर लिखने वाले। बताइए भाई, ए, बी, सी या डी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक है, काम भावना ये तो आप जानते ही होंगे। जैसे आपके जीवन की जो शक्ति है, फ्राइड ने उसे काम भावना को ही माना है। ऑस्ट्रिया का रहने वाला एक मनोविज्ञान में सिगमंड फ्राइड मनोवैज्ञानिक हुआ है, उसने ये कहा है कि जीवनी शक्ति है वो काम भावना ही है। ठीक है, तो काम भावना और यौन समस्याओं पर जो कहानियां लिखी हैं वो कौन से कहानीकार ने लिखी हैं। बी विकल्प सही है, आर.सी. प्रसाद सिंह ने। ठीक है, 39वें प्रश्न का बी विकल्प सही है, आर.सी. प्रसाद सिंह। चलो भाई, अब देखते हैं 40वां प्रश्न। 40वां का मतलब ये है आज का 10वां प्रश्न। 31 से हम लोगों ने शुरू किया है। कहाँ से शुरू किया है, 31 बोले तो जानते हो शुद्ध वर्तनी, ये शुद्ध वर्तनी है 31। यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया है। तो ये 40वां प्रश्न है, वसीयत कहानी के लेखक का नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वसीयत कहानी के लेखक कौन है बताओ। वसीयत कहानी के लेखक कौन है, कमेंट करके बताइए। चतुरसेन शास्त्री, जानकी वल्लभ शास्त्री, आर.सी. प्रसाद सिंह और भगवती चरण वर्मा। सही दिख रहा है, सही सुनाई दे रहा है। बताओ वसीयत कहानी के लेखक कौन है। वसीयत भाई, वसीयत कहानी के लेखक बताइए, ए, बी, सी या डी। तो भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा, डी विकल्प सही है। ठीक है, वसीयत भगवती चरण वर्मा की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, भगवती के चरणों में जाओगे तभी वसीयत में हिस्सा पाओगे। चलो भाई, अहम ब्रह्मास्म कहानी के लेखक, अहम ब्रह्मास्म कहानी के लेखक बताओ। अहम ब्रह्मास्म कहानी के लेखक कौन है। भीष्म साहनी, किशोर साहू, द्विजेंद्रनाथ मिश्र, निर्गुण, अमरकांत। बताइए 41वां। अहम ब्रह्मास्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। क्या होगा अर्थ इसका, मैं ही ब्रह्म हूँ। शंकराचार्य जी ने कहा था, किसने कहा था, मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म में और मुझ में अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब जानते हो, द्वैत न हो, द्वैत न हो मतलब एक ही हूँ, नहीं, द्वैत दो, दो नहीं, एक, सिर्फ एक। जो ब्रह्म है वो ही मैं हूँ वो ही ब्रह्म है, ब्रह्म है मैं हूँ, अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं, अद्वैत हो गया। और द्वैतवाद का मतलब दो, ब्रह्म अलग माया अलग। ठीक है, जीव अलग।
तो क्या है, ब्रह्मास्मि। किसने? भीष्म साहनी। ए विकल्प सही है। 41वें प्रश्न का भीष्म साहनी की महत्वपूर्ण कहानी है। चलो भाई 41वां हो गया। अब चलते हैं 42वां प्रश्न। इनमें से किसे यथार्थवादी कहानीकार वर्ग में नहीं रखा जा सकता? किसे यथार्थवादी कहानीकार वर्ग में नहीं रखा जा सकता? बताओ, यथार्थवाद की बात हो रही है, ठीक है। इलाचंद्र जोशी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, भगवती चरण वर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री। 42वें प्रश्न का बताओ, ए बी सी या डी, कौन से यथार्थवादी कहानीकार नहीं है? ठीक है, यथार्थवादी कहानीकार नहीं है, तो यथार्थवादी कहानीकार ए बी सी या डी कौन सा? ये यथार्थवादी है, ये भी यथार्थवादी है। इलाचंद्र जोशी को हम यथार्थवादी कहानीकार नहीं मानेंगे, ठीक है, इलाचंद्र जोशी। चलो भाई, अब इलाचंद्र जोशी कैसे कहानीकार हैं? जब यथार्थवादी नहीं मानेंगे तो इलाचंद्र जोशी हैं कैसे? तो इलाचंद्र जोशी मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। कैसे हैं? मनोवैज्ञानिक, ठीक है। इलाचंद्र जोशी सिगमंड फ्रायड से प्रभावित थे, तो इलाचंद्र जोशी को हम कौन से वर्ग में रखेंगे? मनोवैज्ञानिक कहानीकार में, ठीक है। चलो 42 हो गया। अब देखते हैं 43वां। अरे चलो यही आ गया, इलाचंद्र जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं? बताओ। अभी तो बता ही दिया भाई, जब बता दिया है तो अब इसमें कोई देर लगाने की बात ही नहीं है। इलाचंद्र जोशी किस वर्ग के हैं? यथार्थवादी नहीं, प्रगतिवादी नहीं, आदर्शवादी नहीं, मनोविश्लेषणवादी। हाँ, डी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। मनोविश्लेषणवाद या मनोवैज्ञानिक एक ही बात है, ठीक है। मनोविश्लेषणवादी कर लो, बहुत बढ़िया बात है। और मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? हमने आपको बता दिया है, सिगमंड फ्रायड, ठीक है। चलो 43वां। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है? द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित है, संगीनों का साया ये नाम है इसका। किसकी कहानियों का संग्रह है ये? अज्ञे की, कमलेश्वर की, प्रभाकर माचवे की, श्रीराम शर्मा की। बताओ, ए बी सी या डी। 44वां प्रश्न, ए बी सी या डी किसकी कहानियों का संग्रह है? बहुत शानदार प्रश्न है। संगीनों का साया द्वितीय विश्व युद्ध की जो घटनाएं हैं उन पर आधारित है, संगीनों का साया, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है संगीनों का साया। बताइए भाई, बताइए। अज्ञे, कमलेश्वर, प्रभाकर माचवे, श्रीराम शर्मा, किनकी ये कहानी संग्रह है? तो इनका नहीं है, इनका भी नहीं है, इनका है, ठीक है। सी विकल्प सही हो जाएगा, डी विकल्प गलत हो जाएगा। अर्थात 44वें प्रश्न का सी विकल्प सही है, प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे। अब देखो 45वां, कफन कहानी का प्रकाशन वर्ष। कोई परीक्षा छूटी है इससे जिसमें ये ना आया हो? कफन कहानी का प्रकाशन वर्ष 36 नहीं, 32 नहीं, 35 नहीं, 36 सही है। कफन कहानी का प्रकाशन वर्ष 1936, ठीक है। कफन कहानी का प्रकाशन वर्ष कब है? 1936 है, और ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलो भाई, और प्रेमचंद युग 1916 से 1936, ठीक। और प्रेमचंद का पहले का युग इससे पहले, और बाद का इससे बाद में, 1936 से 1950, ठीक है। कहानी का वर्ग विभाजन किसके आधार पर होगा? प्रेमचंद जी के आधार पर। एक प्रेमचंद से पूर्व युग, एक प्रेमचंद युग, एक प्रेमचंद उत्तर युग। मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? ठीक है, तो इसे आप थोड़ा सा कॉमा में यहाँ रखेंगे, सिंगल कॉमा में। किसकी कहानियों का संकलन है? मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? प्रेमचंद, प्रसाद, भगवती चरण वर्मा और यशपाल। ए बी सी या डी बताइए किसकी कहानियों का है? तो बच्चा बता देगा प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर है, ठीक है। प्रेमचंद की कहानियों का संकलन क्या है? मानसरोवर है। बहुत बढ़िया है, शानदार है। 46वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। कमेंट करते रहो, ठीक, जुड़े रहो,
और तैयारी करते रहो, अपनी तैयारी को देते रहो धार प्रद्योत गुरुकुल के साथ। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? कहानी पूछी गई है, कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? नहीं को हाईलाइट रखेंगे। ईदगाह है, नशा है, नहीं, ईदगाह है, कफन है, सवा सेर गेहूं है। ईदगाह है, ठीक है, ईदगाह है, ईदगाह है। इसमें विकल्प गड़बड़ हो गया है हमें लग रहा है। ईदगाह है, नशा भी है, लेकिन फिर यहाँ कौन सा विकल्प इन्होंने गायब कर दिया है? कोई बात नहीं, अलग लग गया है। कौन सी नहीं है? चलो एक विकल्प और बनाए दे रहे हैं, पुरस्कार। अब बताओ इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो नशा है, ईदगाह है, सवा सेर गेहूं है, कफन है, पुरस्कार नहीं है। ठीक है, इसे या तो यहाँ पर थोड़ा सा कर लेना पुरस्कार, इसे हटा के, या ये तीनों चारों लिखने के बाद ये लिख लेना अलग से। ये किन की है? ये आपको पता ही थी पहले, कमेंट बॉक्स में लिख दें पुरस्कार किन की है। चलो भाई लिखने में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं। प्रेमचंद की कौन सी कहानी इनमें से आदर्शवादी नहीं है? आदर्शवादी, अब ये बताओ आदर्शवादी कहानी कौन सी नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो प्रेमचंद की कौन सी कहानी आदर्शवादी नहीं है? बताओ। पंच परमेश्वर, कफन, नमक का दरोगा और ईदगाह। आदर्शवाद जानते हो, आइडियालिज्म आपने पढ़ा होगा। आइडियालिज्म प्लेटो से शुरू होने वाला आइडियालिज्म, आदर्शवाद, विचारवाद, जिसके मूल में क्या है? विचार। क्या कहते हैं आदर्शवादी? कि विचार ही सत्य है। क्या सत्य है? आइडिया, विचार। ठीक है, जो विचार होता है वो क्या है? सत्य है, ये मानते हैं। कौन? आदर्शवादी। आदर्शवादी ये कहते हैं, हम आपको बताएं, थोड़ा सा आपको बताएं, यहाँ आप समझ लें आदर्शवाद में और यथार्थवाद में अंतर क्या है। आदर्शवादी पूरी दुनिया को आदर्श समझते हैं, पूरी दुनिया एक काल्पनिक दुनिया जहाँ सब कुछ अच्छा हो, वो आदर्शवादी। समझ रहे हैं? मतलब सब कुछ अच्छा हो, वो आदर्शवादी। अच्छे विचार हों, अच्छे व्यक्ति हों, अच्छी भावनाएं हों, अच्छे कर्म हों, जहाँ कोई किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो। तो ये सिर्फ कल्पनाओं का है, ये काहे का है? कल्पनाओं का। विचारवाद भी इसे कहते हैं। ये कहा जाता है कि विचार पहले आया, कि कार्य पहले आया, क्या पहले आया। तो ये मानते हैं कि विचार ही सत्य होता है और ये ही पहले आया है। ठीक है, तो आदर्शवाद में इन्होंने, प्रेमचंद जी ने शुरुआत की थी, तो शुरुआत की कहानियां आदर्शवाद से प्रभावित थीं, जहां सब कुछ आदर्श होता था, सब कुछ अच्छा होता था, श्रेष्ठ होता था। ठीक है, पंच परमेश्वर भी आदर्शवादी है, नमक का दरोगा भी आदर्शवादी है और ईदगाह भी आदर्शवादी है। लेकिन कफन आदर्शवादी नहीं है। कफन कैसी है? यथार्थवादी। यथार्थवादी क्या होता है? अब यथार्थ का मतलब ये है जो वास्तविकता है उसे दिखाने वाली। अब इसमें वास्तविकता दिखाई गई है, दोनों क्या करते हैं? कफन के पैसे से भोजन करते हैं। इतनी गरीबी है, भोजन के लिए पैसे नहीं है। मर गई तो मर गई, चल कोई बात नहीं, तेरी आत्मा को पुण्य मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, कम से कम एक दिन तो मुझे भरपेट भोजन करा गई। पूड़ी खाते हैं तो क्या है, मिठाई खाते हैं। ये यथार्थ है। क्या हम मन में सोचते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, ये आदर्श है, और वास्तविकता में हम सत्य नहीं बोलते हैं, ये यथार्थ है। सत्य भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं। झूठ बोल रहे हैं तो वो यथार्थ है। तो यथार्थ का मतलब ये है जो वास्तविक है। आदर्श का मतलब है ये काल्पनिक अधिक होता है, कल्पना ज़्यादा होती है आदर्शवाद में। ठीक है, काल्पनिक चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है, ये इन्होंने बाद में यथार्थवाद की ओर बढ़े थे ये। तो ये है, ठीक है, कैसी है?
यथार्थवादी। चलो भाई, अगला है 48 हो गए। 49वां देखो, 49वां देख लो भाई। प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? बताओ कौन सा कथन असत्य है? प्रेमचंद की कहानियों में इतिवृत्तात्मकता अधिक है। प्रेमचंद की कहानियों में कथा शिल्प का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। सन 1930 के बाद की कहानियों के कथानक संक्षिप्त एवं संश्लिष्ट हैं। उनकी सभी कहानियां आदर्शवादी हैं। बताओ प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? देखो असत्य में वैसे तो ये आपके विचार विश्लेषण वाले प्रश्न हैं, ठीक है, तो ये आपको जब आपने गहनता से पढ़ा होगा तब इस प्रकार के प्रश्न आप हल कर पाएंगे। लेकिन फिर भी एक बात आपको हम बताते हैं, थोड़ी सी ट्रिक मान लो या कुछ भी। जब कहीं भी अधिकांशतः जब ये कहा जाता है कि सभी, तो वो एकांकी पक्ष हो गया, सभी नहीं हो सकते। कोई चीज एक व्यक्ति में सारी चीजें नहीं आ सकती एक तथ्य में। जैसे यहाँ कहा है उनकी सभी कहानियां आदर्शवादी हैं, उनकी बहुत सारी कहानियां आदर्शवादी हैं लेकिन सभी नहीं है। ये सभी शब्द से डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, सभी शब्द से डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रेमचंद की कहानियों में इतिवृत्तात्मकता है, बिल्कुल है, सही है। प्रेमचंद की कहानियों में कथा शिल्प का उत्तरोत्तर विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है, धीरे धीरे विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास होता है, प्रत्येक लेखक का विकास होता है, आपका भी हो रहा है। आज आप पढ़ रहे हो, आज आपने कुछ और नया सीख लिया। जैसे सुबह एक क्लास की थी हमने, शायद आपने देखी हो, 5 मिनट की लगभग क्लास थी और वो 5 मिनट की क्लास इतनी अच्छी है कि बहुत अच्छा उसमें संकलन था। रचनाओं की उपाधियाँ, लेखकों कवियों की उपाधियाँ तो आपने पढ़ी हैं, लेकिन रचनाओं की उपाधियाँ पहली बार संकलन आपको मिलेगा। तो वो संकलन बहुत अच्छा था, 5 मिनट का था, थोड़ी सी रचना उसमें संकलित की थी हमने, उनकी उपाधियाँ संकलित की थी। तो क्या है, धीरे धीरे आप उत्तरोत्तर क्या कर रहे हैं, उत्तरोत्तर विकास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हर व्यक्ति में, हर कथाकार में होगा। 1930 के बाद की कहानियों के कथानक संक्षिप्त और संश्लिष्ट हैं, बिल्कुल। 1930 से 1936 तक इनका चरम था कहानियों का, और इनकी सभी कहानियाँ आदर्शवादी हैं, तो सभी नहीं है, कुछ यथार्थवादी हैं, ठीक है, कुछ आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी हैं। इस तरह से इनके सभी कहानियाँ आदर्शवादी नहीं हैं। अब पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? चलो भाई, अब पूस की रात कहानी बताओ किस वर्ग में आएगी? बहुत बढ़िया कहानी है पूस की रात, ठीक है। पूस की रात यहाँ से यहाँ तक कॉमा, कहानी किस वर्ग में आएगी? यथार्थवादी, आदर्शवादी, चरित्र प्रधान, घटना प्रधान। तो ये कैसी है? यथार्थवादी है। पूस की रात आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़नी चाहिए। जाड़ों के दिन हैं, किसान बेचारा खेत पे जा रहा है, कुत्ता है, कौन सा कुत्ता है? जबरा। इसके पात्र भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको पता होने चाहिए, एक दिन हमने बताए हैं, याद हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ये यथार्थ बता रही है, यथार्थ वास्तविक चीज़ जो दिखाई जाए, वास्तविक वर्णन हो, जो है वही दिखाया जाए, वही लिखा जाए, तो वो यथार्थ है। और कल्पना का मिश्रण कर दिया जाए या सब कुछ अच्छा दिखाया जाए तो वो आदर्श है, ठीक है। 50वां प्रश्न हो गया। चलो भाई, अब देखते हैं 51वां प्रश्न। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। कहानी का नाम, कहानीकार का नाम, शतरंज के खिलाड़ी, आकाशदीप, रक्षाबंधन, पंचलाइट। बताओ 51वां प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, बोलिए। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं। शतरंज के खिलाड़ी, ये किनकी कहानी है? बताओ भाई। शतरंज के खिलाड़ी, देखो इसमें कई बार ऐसा होता है, हम ये नहीं बात कर रहे, आपको सब आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या होता है कि हमें चारों
कहानियाँ या चारों विकल्प नहीं आ रहे होते हैं सुमेलित करने के लिए, तब हम क्या करें, तब हम ये करते हैं कोई एक आ रहा होता है, पहले हम वो देखें। मान लीजिए ये 4 हैं और चारों हमें नहीं आ रहे हैं और हमने सोचा कि हमें आकाशदीप पता है, मान लो। तो आकाशदीप हम देखेंगे, आकाशदीप किनकी कहानी है? आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद हमने पहले इसे ही मिला लिया, ठीक। एक उदाहरण दे रहे हैं, इस पर नहीं, कहीं भी जहां आपको एक आ रहा है। अब हम देखेंगे 2 का ए, अब हम देखेंगे 2 का ए कहां कहां है। तो 2 का यहाँ डी है और यहाँ सी है। अब देखो हम अपने आप इन 2 विकल्पों से अलग हो गए, अर्थात पहला विकल्प भी नहीं होगा और डी विकल्प भी नहीं होगा, अर्थात ये 2 तो गलत हो ही गए। बस एक से, कई बार क्या होता है, एक प्रश्न से ही, अच्छा एक विकल्प से या एक रचना से ही सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं, ठीक। अब यहाँ क्या है, शतरंज के खिलाड़ी। अब ये शतरंज के खिलाड़ी क्या है, जैसे प्रेमचंद, हमें यही एक कहानी पता होती, मान लो कि शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की है, तो हम पहले को क्या देखते, सी, और पहले को सी कहाँ है, यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ है, तो हम एक बार में ही उत्तर तक पहुंच जाते, क्योंकि यहीं सी है, यहाँ भी सी नहीं है, यहाँ भी सी नहीं है, यहाँ भी सी नहीं है, ठीक है। तो देखो ये प्रश्न भी ऐसे देखो, फिर से ये प्रश्न भी, इस तरह के प्रश्न हम इसलिए बता रहे हैं कि कई बार एक ही विकल्प से और हम सही प्रश्न कर लेते हैं। अब जैसे ऐसे हमने ये सोचा कि हमें ये पता है शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की है, बाकी इन तीनों का नहीं पता, तो हमने इसे ऐसे मैच किया, प्रेमचंद सी, तो इसमें ए का सी कहाँ है, यहाँ, तो ये सही हो गया, बाकी की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से आप ध्यान रखें, ठीक है। जो कहानी या जो रचना आपको पता है पहले उसे मैच करें। हो सकता है केवल उस विकल्प में वही एक आ रही हो, वो नहीं आ रही है तब फिर दूसरी देखें, दूसरी 2 मैच कर रही तब तीसरी देखें, 3 मैच कर रही तब चौथी देखें। ऐसा कम ही होता है जहाँ चारों मैच करनी पड़ती है, ठीक है, चारों मैच करनी पड़े ऐसा कम होता है। तो आकाशदीप किनकी है, जयशंकर प्रसाद की है। रक्षाबंधन किनकी है, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की है। पंचलाइट किनकी है, पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेण की है, आंचलिक कहानी है, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, सी, फिर ए, फिर डी, फिर बी, सी ए डी बी, ठीक है। कौन सा सही हो गया, सी विकल्प सही हो गया। इस तरह से आसानी से आप पहुंच सकते हैं। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियां लिखी, 52वां प्रश्न, ठीक है। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने कितनी कहानियां लिखी बताओ, तो इन्होंने लिखी हैं इस विकल्प में, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियां लिखी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियां लिखी बताओ, ए बी सी, बताओ कौन सा सही होगा, ए बी सी या डी। तो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने जो कहानियां लिखी हैं उनकी संख्या 200 के लगभग है, ठीक है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, 200, 52वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। चलो अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियां लिखी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद की कहानियां बताओ, कुल कहानियों की संख्या जयशंकर प्रसाद की कितनी है बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। 60, 80, 69 और 89, बताओ 60, 80, 69, 89। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद ने 60 नहीं, 80 नहीं, 69, हाँ, सी विकल्प सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न, ठीक है, बहुत अच्छा आने वाला। चलो जयशंकर प्रसाद की कहानियां 69। ताई कहानी के लेखक कौन है, बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ताई कहानी के लेखक बताओ, ए बी सी या डी, प्रेमचंद, कौशिक, सुदर्शन, प्रसाद, बताओ ताई कहानी किनकी है। ताई कहानी एक दिन हमने चर्चा की थी जब प्रश्नोत्तरी एक कर रहे थे, 20 प्रश्नों वाली प्रश्नोत्तरी, तब हमने आपको ये बताया था कि ताई कहानी एक प्रश्न में कौशिक जी की है, ठीक है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा, 54वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। अब देखो 55वां, कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई बताओ भाई, बहुत अच्छा प्रश्न। कौशिक जी की पहली कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई, बहुत महत्वपूर्ण, 1910, 1912, 1915, 1920, ए बी सी या डी।
ठीक है, बी होना चाहिए, यहाँ 8 बन गया है, कोई बात नहीं, बी विकल्प सही है। ठीक है, कब प्रकाशित हुई? 1912 में। 1915 में कौन सी कहानी प्रकाशित हुई बताओ? 1911 में कौन सी हुई बताओ? कौशिक जी की कुल कहानियों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न रिपीट हो गया। कौशिक जी की कुल कहानियों की संख्या कितनी है भाई बताओ? कौशिक जी की कुल कहानियों की संख्या कितनी है? तो ये अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी हम लोगों ने, कितनी है? 200। ठीक, चलो अब 57वां, इनमें से कौन सी कहानी कौशिक जी की नहीं है? ये है महत्वपूर्ण, बताओ कौन सी कौशिक जी की नहीं है? रक्षाबंधन, ताई, दिया, पुरस्कार। बस पुरस्कार बार बार पूछ ही लेते हैं, पुरस्कार। तो ये पुरस्कार तो जयशंकर प्रसाद जी की बहुत खास कहानी है परीक्षा के लिए, ये तीनों इनकी हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट की इम्पोर्टेंट कहानियाँ ये बहुत आती हैं, रक्षाबंधन और ताई। ठीक है, और दिया भी इनकी है, ये बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। ये ताई वाली तो बहुत आती है और रक्षाबंधन वाली। ठीक है, तीनों याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद डी। कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक। ठीक है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना। चित्रशाला उनकी कहानी संकलन का नाम है। हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं। कौशिक जी कहानियों के विषय में सामाजिक समस्याओं से जुड़े हैं। कौशिक जी ने दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध अपनी कहानियों में किया है। 58वें प्रश्न का बताओ कौन सा सही होगा? बताओ, ए, बी, सी या डी? चित्रशाला, चित्रशाला उनके कहानी संकलन का नाम है, बिल्कुल है। हार की जीत कौशिक जी की है, बिल्कुल नहीं है। हार की जीत कौशिक जी की नहीं है, अर्थात बी विकल्प सही हो जाएगा। कौशिक जी की कहानियों के विषय में सामाजिक समस्याओं से जुड़े हैं, कहानियों के विषय सामाजिक समस्याओं से जुड़े हैं, बिल्कुल सही बात है। कौशिक जी ने दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध अपनी कहानियों में किया, ये सब सामाजिक विषय हैं, बिल्कुल किया है। ठीक है, तो ये सामाजिक विषयों पर लिखने वाले महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। चित्रशाला इनकी कहानियों का संकलन है। ठीक है, हार की जीत इनका नहीं है, किनका है वो आप बताइए कमेंट करके। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। आ गई हार की जीत भाई, अभी तो पूछ ही रहे थे, अब आप बता दीजिए हार की जीत। अब हम देखो किसी एक कहानी से चलें, किसी एक कहानी से चलें। मान लो अभी हमने पढ़ा था ताई, ताई हमें यदि मालूम है इसमें, और ताई और कोई नहीं मालूम, ताई मालूम है, ताई से हमने क्या किया? कौशिक। 4 का सी, 4 का सी, ये सही है, हम यहाँ पहुँच गए एक विकल्प से। हमें ये नहीं मालूम था, हमें मालूम है उसने कहा था, तो उसने कहा था किनकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 3 का डी, 3 का डी यहाँ है और यहाँ है, तो हम 2 विकल्पों में जाएंगे। फिर अगला देखेंगे, मंत्र किनकी है? हमें पता है प्रेमचंद की, तो दूसरे का ए, और दूसरे का ए देखेंगे, दूसरे का ए। अब देखो यहाँ भी ए है, यहाँ भी डी है, ठीक है, यहाँ सी है। अब देखो पहला, हार की जीत सुदर्शन की है। अब ये पहला यदि हमें पता था तो पहला हमारा बी सही है और बी पहले का ये सही है, बाकी तीनों में कहीं नहीं सही है। अर्थात एक प्रश्न से ही, एक रचना से ही हम सही उत्तर पहुंच जाएंगे सुमेलित में। ठीक है, इस रचना से भी सही उत्तर पर पहुंच रहे हैं और एक इससे भी सही उत्तर पर पहुंच रहे हैं, इन 2 से, इनसे नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि ये यहाँ भी है इसलिए। ठीक है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, डी विकल्प सही है। ठीक, ये तब का है जब आपको रचनाएं नहीं आ रही हैं और चारों आ रही हैं, तब इसका फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप अपने आप सुमेलित कर ही देंगे। जब नहीं आ रही होती है तब का बता रहे हैं, तब आपको इस तरह से कोशिश करनी है। इनमें से कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है? सुदर्शन की कहानियों का संकलन कौन सा नहीं है? इसका मतलब 3 सुदर्शन की कहानी संकलन है, एक नहीं है। 60वें प्रश्न का बता दीजिए भाई कौन सा नहीं है वो? ए, बी, सी या डी? सुदर्शन, सुधा, मणिमाला, पुष्पलता, तीर्थ यात्रा। ए, बी, सी या डी? ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, मणिमाला नहीं है। अब मणिमाला किनका है, किसका कहानी संकलन है? ठीक,
यदि आपको पता है तो आप कमेंट करें, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। 60वां प्रश्न हो गया, बी विकल्प सही है। एथेंस का सत्यार्थी, बहुत महत्वपूर्ण कहानी, ठीक है, इंपॉर्टेंट रचना है ये। कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन, कौशिक, प्रसाद, प्रेमचंद। बताइए भाई। 61वां प्रश्न, एथेंस का सत्यार्थी किन की कहानी है? ठीक है, बोलो ए, बी, सी या डी। तो एथेंस का सत्यार्थी सुदर्शन, ठीक है, सुदर्शन, सुदर्शन चक्र, सत्य का साथ देने वाला क्या है? कृष्ण का सुदर्शन चक्र, ठीक है। तो सुदर्शन एथेंस का सत्यार्थी, ए विकल्प सही है 61वें प्रश्न का। अब देखो 62वां प्रश्न, इनमें से कौन सा कहानी संकलन प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है? प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है, बताओ। प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, गल्पमंजरी, छाया। बहुत सरल है। प्रसाद की कहानियों का संकलन कौन सा नहीं है? बहुत सरल प्रश्न है, ठीक है। चलो भाई, और फिर हमने आपको ये भी बता दिया है कि सरल और कठिन कुछ होता नहीं है। हमें आ रहा है वही सरल है और हमें नहीं आ रहा है वही कठिन है, ठीक है। इनमें कोई सरल और कठिन का नियम नहीं है। चाहे कितना भी कठिन हो हमें पता है तो हमारे लिए सरल है, चाहे कितना भी सरल हो हमें नहीं पता है तो हमारे लिए कठिन है। तो सरल और कठिन कुछ नहीं है, बस ये है कि गल्पमंजरी इनका नहीं है। गल्पमंजरी किनका है ये आप बता सकते हैं, ठीक। ये तीनों प्रसाद जी के हैं, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल और छाया, ठीक। चलो, इनके अलावा और कौन कौन से हैं प्रसाद जी के, वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ममता, ममता प्रसाद द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है? बताओ, ए, बी, सी या डी। ममता, सालवती, प्रतिध्वनि, सुजान भगत, ठीक है। ममता, सालवती, ठीक है। ममता है, सालवती है, प्रतिध्वनि है, सुजान भगत नहीं है। डी विकल्प सही हो जाएगा 63वें प्रश्न का, डी विकल्प सही है। अब देखो 64वां, बुद्धगुप्त और चंपा किस कहानी के पात्र हैं? ये चंपा तो परीक्षाओं में इतने बार आया है, ये पात्र आप गिन नहीं सकते, ठीक है। बुद्धगुप्त भी आता है लेकिन चंपा तो बहुत बार आया है, अनगिनत बार। चंपा किस कहानी की पात्र है? तो बुद्धगुप्त और चंपा, देवव्रत, आकाशदीप, पुरस्कार, ममता। ए, बी, सी या डी, बोलो। ए, बी, सी या डी, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, कौन सी कहानी का पात्र है? ठीक है, चंपा, आकाशदीप, बुद्धगुप्त, आकाशदीप, ये आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और वैसे भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी है, इसलिए बोर्ड की पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ रचनाएं लगी रहती हैं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, यूपी की, तो आपको यूपी बोर्ड की पुस्तकें हिंदी की पढ़नी चाहिए। यदि आप आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो जिस ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उस ग्रेड की पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए। बिहार में आप 6 से 8, 9, 10, 11, 12 की तैयारी कर रहे हैं, तो जिस ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वहाँ के पाठ्यक्रम की पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए। उससे ऊंचे स्तर की भी पढ़नी चाहिए, उससे नीचे की, लेकिन उस स्तर की विशेष रूप से पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है। चलो, बी विकल्प सही है 64 का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? बताओ भाई, बहुत शानदार प्रश्न है। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? मधुलिका भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये वाला मधुलिका भी बहुत पूछा जाता है। पुरस्कार कहानी की पात्र है अरुण और मधुलिका, ठीक है। डी विकल्प सही है, 65 का डी विकल्प सही है। पुरस्कार कहानी के पात्र अरुण और मधुलिका हैं। चलो भाई, ये हो गया 65वां प्रश्न हो गया, और 65वें प्रश्न आज की सीरीज यहीं तक। 65 प्रश्न हो गए। कहने का मतलब ये है कि आज की क्लास में 35 प्रश्न हो गए। कितने हो गए? 30+,
अर्थात 35। 31 से हमने शुरू किया था, 65 पर पहुंच गए। आज की क्लास 35 प्रश्नों की है। कल हम एक नई क्लास में और फिर से उपस्थित होंगे। आप सब ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहें, ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट भी करते रहें, हमें उत्साह देते रहें, संबल देते रहें और हमें भी थोड़ा सा स्नेह इतना देते रहें जिससे कि हम पढ़ाने के लिए हमारा मन बना रहे और हम भी कोशिश करते रहें आपकी सफलता में तुच्छ योगदान दे सकें। आप सफल होंगे, तुच्छ योगदान भले ही हो हमारा, लेकिन हमें आत्मिक खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने लिए पढ़िए, अपने माता पिता के लिए पढ़िए, अपने सपनों के लिए पढ़िए, अपने बच्चों के लिए पढ़िए, ठीक है, अपने आत्मसम्मान के लिए पढ़िए। क्या होता है, जब आप समाज में होते हैं और बेरोजगार होते हैं तो आपको एक हे दृष्टि से देखा जाता है। हर किसी को, गाँव के, घर के, पड़ोसी, रिश्तेदार फ़ोन करके पूछेंगे कहाँ रह रहे हो बेटा? प्रयागराज में, पटना में। कहाँ रह रहे हो? जयपुर में, एमपी में, जबलपुर में। कहाँ रह रहे हो? जहाँ रह रहे हो। अरे इतने वर्षों से पढ़ रहे हो, अभी सफलता नहीं मिली, नौकरी नहीं लगी। अरे छोड़ो पढ़ाई लिखाई, कोई धंधा कर लो, कोई व्यापार कर लो, कोई रोजगार कर लो। क्यों इस पढ़ाई के चक्कर में पड़े हो? नहीं लगोगे, कभी नहीं लगोगे। ऐसे कहने वालों की अनगिनत संख्या होगी और ये आपके आत्मविश्वास को तोड़ेंगे और आत्मविश्वास को तोड़ने वालों से बच के रहना है। कोशिश करनी है कि ऐसे लोगों से, नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहना है, ठीक है। तो जुड़िए प्रद्योत गुरुकुल से, नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ आगे बढ़िए, ठीक है, नए ज्ञान के साथ जो आपके लिए व्यवहार के लिए भी उपयोगी होगा और परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर से। राधे राधे। जय हिंदी, जय भारत।